This is about the minimum reflux ratio. And we will also know about another thing, which is pinch points. वो क्या होते हैं for multi-component mixtures. Now, in the distillation of binary mixtures, the minimum reflux ratio is given by the operating line, which joins the product composition to the point where the Q line cuts the equilibrium curve. अब हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही कि आपके पास मिनिमम एक होता था टोटल रिफ्लक्स पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स चाहिए होती थी टू अचीव अ गिवन सेपरेशन, and then at minimum reflux ratio we required infinite number of theoretical plates to achieve a given separation. और मिनिमम जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की लाइन है वो ये होती थी, यहाँ पे शो ये बाय DF, राइट। तो जहां पर XF वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको कट कर रही हो उसको कहते थे ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की ऑपरेटिंग लाइन आपने ड्रॉ की है. अब we have to operate we had to operate our distillation column in between them, यानी कि ये जो minimum reflux ratio line and the total reflux ratio line, right? अच्छा, अब जो pinch point है वो क्या होता है ये देखें, at F the compositions are said to be pinched. So ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे जो F पॉइंट था ना, इस पे हम कह देते थे कि द कंपोजिशंस आर सेड टू बी पिंच्ड, व्हिच मींस के moving along these operating lines, the change in composition on adjacent plates becomes less and less until it becomes negligible at the feed plate. जब आप मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के साथ कॉलम को चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब हम वो मिकेप-थियल मेथड में यहाँ पे प्लेट्स ड्रॉ करने शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आप एफ पॉइंट के करीब जाते हैं तो वो जो कंपोजिशन का फर्क है वो बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल. और इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर एफ पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कंपोजिशंस जो हैं वो उनमें फर्क हो ही नहीं रहा, तकरीबन बिल्कुल नेग्लिजिबल है. तो दैट इज व्हाई द पॉइंट एफ इज कॉल्ड द पिंच्ड पॉइंट. अच्छा, अब बाइनरी मिक्सचर्स में मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के लिए आप देख सकते हैं कि वो जो एफ पॉइंट है वो बड़ा वाजे होता है, द पिंच पॉइंट फॉर बाइनरी मिक्सचर्स. लेकिन फॉर मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर्स देयर विल बी टू पिंच पॉइंट्स, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है. इन अ मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर द पिंच डज नॉट नेसेसरली अकर एट द पोजीशन corresponding to the feed plate, right? In general, there are relatively few plates above the feed plate in which the concentrations of components heavier than the heavy key are reduced to negligible proportions, and then a true pinched condition occurs with only the heavy key component जो top product में होगा, heaviest component जो top product में होगा ना वो होता है heavy key component, and more volatile components present. तो ये होगा जो फीड प्लेट से ऊपर वाली जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है उसमें पिंच पॉइंट वो होगा जहां पर सिर्फ हैवी की कंपोनेंट हो और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है. Similarly, there is a region in which the concentrations of material lighter than the light key are reduced to very low values, and thus there is a second pinch below the feed point. इसी तरह आपके पास जो बॉटम वो है स्ट्रिपिंग सेक्शन, इसमें भी एक और पिंच पॉइंट होगा जहां पर आप जो लाइटर कंपोनेंट है, लाइटेस्ट कंपोनेंट है, उसके अलावा जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन में बहुत कम फर्क हो रहा होगा, राइट. तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इन लोकेटिंग द पिंच पॉइंट्स. If there are no components lighter than the light key, ये बॉटम के लिए, यानी कि if there are no components lighter than the light key component, इसका मतलब ये है कि आपके पास देखें, हम जो लाइट की और हैवी की कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, यहाँ पे होता है ना कि द लाइटेस्ट कंपोनेंट इज द बी कंपोनेंट. अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंपोनेंट ना हो लाइटर देन द लाइट की कंपोनेंट, ठीक है, तो यानी कि सिर्फ आपके पास डी और सी हो,
if there are no components lighter than the light key, then all the components appear in the bottoms and the pinch in the stripping section, जो bottom section है, will be near the feed plate. Okay. If there are no components heavier than the heavy key, if there are no components heavier than the heavy key, then all of the components will appear in the top and the upper pinch is also at the feed plate. And the upper pinch is also at the feed plate. ये दोनों चीजें क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि if there are no components lighter than the light key component, कि आपके पास ये जो सिनारियो है ना, इसकी जगह लेट्स से ये होता कि टॉप प्रोडक्ट में चारों आ रहे होते और बॉटम प्रोडक्ट में भी चारों आ रहे होते. फिर ये हो सकता था अगर यहाँ पे बॉटम में लेट्स से ए भी आ रहा हो, तो देयर आर नो कंपोनेंट्स लाइटर देन द लाइट की कंपोनेंट, क्योंकि लाइट की कंपोनेंट क्या हो गया? ए हो गया. Lightest component appearing in the bottom product is A. So there are no components lighter than the light key component. तो obviously ये होगा कि तमाम जो components हैं वो appear होंगे bottom product में और there will be pinch condition near the feed plate in the top portion. इसी तरह if there are no components heavier than the heavy key, इसका मतलब ये है कि top product में नीचे D भी आ रहा हो, तो हैवीएस्ट कंपोनेंट क्या है? डी. तो देयर इज नो कंपोनेंट्स हैवियर देन द हैवी की, तो फिर भी आपके पास यही सिचुएशन बन जाएगी. और द पिंच कंडीशन विल बी नियर द बॉटम एंड द अपर पिंच इज आल्सो एट द फीड प्लेट. ठीक है, तो ये था आपके पास पिंच कंडीशंस का. पिंच कंडीशन बस आपका यहाँ तक जानना जरूरी है कि वो कंडीशन होती है जहाँ पर आपके जो कंपोनेंट्स की कंपोजिशंस होती है ना, उनमें कोई बहुत नेग्लिजिबल फर्क आ रहा होता है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से वेयर द कंपोजिशंस ऑफ द कंपोनेंट्स रिमेन कांस्टेंट. वो पिंच पॉइंट होता है जहाँ पर कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स ड्यूरिंग डिस्टिलेशन बिकम कांस्टेंट और सेपरेशन अब आगे बढ़ नहीं सकती. अब इसके लिए मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालने के लिए कोलबर्न और अंडरवुड ने मेथड्स दिए थे. कोलबर्न का मेथड ज्यादा मुश्किल है और मतलब उसमें बहुत सी एस्टिमेशंस लगानी पड़ती हैं और वो के वाला जो ग्राफिकल मेथड है ना उसको यूज करता है, ये वाली जो ग्राफ है. लेकिन जो अंडरवुड का मेथड है दैट इज सिंपलर और उसको ज़्यादा आसानी से, स्पेशली इफ़ यू नो अबाउट एक्सेल, और एक्सेल के अलावा और भी अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह आप जानते हैं तो इजीली आप अंडरवुड का मेथड कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो हम ये अब अंडरवुड का मेथड देखते हैं कि कैसे हम अंडरवुड के मेथड से ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकाल सकते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स भी निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर बाइनरी कंपोनेंट्स. तो बड़े आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दो इक्वेशंस हैं जो कि काम कर रही होती हैं. दोनों इक्वेशन में आप देखें कि क्या क्या चीजें, अल्फा रिलेटिव वोलेटिलिटी है, ठीक है, ए कंपोनेंट की, ये अल्फा है, बी कंपोनेंट अगर हो, अल्फा है सी कंपोनेंट अगर हो, और जाहिर है ये रिलेटिव है, यानी कि लेट्स से अगर बी कंपोनेंट को हमने लिया हुआ रेफरेंस तो अल्फा बी क्या होगा? 1 होगा, और अल्फा ए होगा relative volatility of A with respect to B, और अल्फा सी होगा relative volatility of C with respect to B. ठीक है, तो ये इसी तरह हो जाता है. इसी तरह XFA feed composition of A component, feed composition of B, feed composition of C and so on. अल्फा A अगेन वही जो ऊपर है, ठीक है, अल्फा B अल्फा C वो सारे वही. थीटा क्या है? थीटा है रूट ऑफ दिस इक्वेशन, के थीटा की वैल्यू कोई आपने खुद एस्टिमेट करनी होगी. एस्टिमेट करके आपने इस इक्वेशन को फुलफिल करना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्यू की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द फीड कंडीशन, कि अगर आपके पास लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट है, आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखें क्यू की मुख्तलिफ वैल्यूज थी ना. अगर फीड बॉइलिंग पॉइंट पे तो Q इज इक्वल टू 1, अगर कोल्ड फीड है तो Q इज ग्रेटर देन 1. लेकिन अगर फीड एट बॉइलिंग पॉइंट या फीड सैचुरेटेड वेपर है तो सिंपल है Q की वैल्यू 0 और 1. लेकिन अगर कोई और कंडीशन है देन यू विल हैव टू कैलकुलेट Q, और वो आपको Q की वैल्यू पता है कि कैसे कैलकुलेट करनी है, ये है
heat required to vaporize 1 mole of feed over molar latent heat of the feed. तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं Q की वैल्यू, राइट। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। थीटा की वैल्यू आपने ऐसे एडजस्ट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो थीटा की जब वैल्यू आ गई, देन यू पुट दैट थीटा वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन टू फाइंड द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, सिंपल। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो आ सकता है, थीटा यहां से निकाला, और अगेन उसमें सारी चीजें वही हैं, सिर्फ XFA की जगह अब XDA, XFB की जगह XDB, XFC की जगह XDC, ये चीजें आ गई। तो ये दोनों इक्वेशंस, इनको आपने सिंपली सॉल्व करना है और इससे आपको मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो मिल सकता है यूजिंग द अंडरवुड मेथड। सो दिस इज एन इजियर मेथड एज कंपेयर टू द कोलबर्न्स मेथड, और इसी को हम देखेंगे कि कैसे हम इस मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। और ना सिर्फ हम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालेंगे, आगे हम नंबर ऑफ प्लेट्स भी कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अभी चले हम देखते हैं। नाउ लेट्स डू एग्जांपल 11.16। A mixture of hexane, heptane and octane is to be separated to give the following products. What will be the value of the minimum reflux ratio if the feed is liquid at its boiling point? तो इन्होंने बता दिया फीड इज लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि Q की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। Q की वैल्यू 1 के बराबर है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दी हुई है। सो हेक्सेन इज 40% इन द फीड, हेप्टेन इज 35% एंड ऑक्टेन इज 25%। प्रोडक्ट में हेक्सेन इज 53.4%, 45.3% heptane, and octane is 1.3%, and in the bottom product this one, यानी कि हेक्सेन बिल्कुल भी नहीं है और ये। एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी आप देखेंगे ऑक्टेन को लिया हुआ है रेफरेंस कंपोनेंट, और हेक्सेन 2.7 रिलेटिव टू ऑक्टेन, एंड हेप्टेन इज 2.22 रिलेटिव टू ऑक्टेन। अब इसमें इसी जो वैल्यूज है ना, इनसे आप लाइट की और हैवी की कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो आप देखें, हैवी की कंपोनेंट कौन सा होता है? हैवीएस्ट कंपोनेंट अपीयरिंग इन द टॉप प्रोडक्ट, हैवीएस्ट कंपोनेंट अपीयरिंग इन द टॉप प्रोडक्ट, यानी कि जिस कंपोनेंट का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो हैवीएस्ट कंपोनेंट अपीयरिंग इन द टॉप प्रोडक्ट आप या सबसे कम जो आ रहा है, जाहिर है हैवीएस्ट कंपोनेंट ही टॉप प्रोडक्ट में सबसे कम आएगा ना। तो हैवीएस्ट कंपोनेंट कौन सा है? ऑक्टेन है। सिंपली आप देख सकते हैं कि टॉप प्रोडक्ट में सबसे कम जो आ रहा है वो है ऑक्टेन है। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ये 35% होता है हेप्टेन और ऑक्टेन 0 होता, तो फिर हेप्टेन हो जाता है हैवी की कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे हैवी की कंपोनेंट इज ऑक्टेन, ओके। नाउ लाइट की कंपोनेंट कौन सा होता है? द लाइटेस्ट कंपोनेंट अपीयरिंग इन द बॉटम प्रोडक्ट। तो लाइटेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? जाहिर है हेप्टेन है। तो हेप्टेन इज द लाइट की कंपोनेंट एंड ऑक्टेन इज द हैवी की कंपोनेंट। और ये यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए और बी आगे जाके जो है ना वो यही होंगे लाइट की और हैवी की, क्योंकि देखें इन्होंने लिखा हुआ है ए बीइंग द लाइट एंड बी द हैवी की कंपोनेंट, ठीक है। ए बीइंग द लाइट एंड बी बीइंग द हैवी की कंपोनेंट। तो अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम इन इक्वेशंस में पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन द लाइट की कंपोनेंट इज हेप्टेन, अभी हमने बताया कि लाइट की कंपोनेंट हेप्टेन है और हैवी की कंपोनेंट ऑक्टेन है। विद Q is equal to 1, then we have this equation. आपने सिंपली पुट कर दिया है उसमें, और थीटा की वैल्यू आप निकालनी है। अच्छा, थीटा के लिए एक एस्टिमेशन भी है। एस्टिमेशन ये है कि थीटा विल लाई बिटवीन the two values which lies between the values of alpha A and alpha B, यानी कि जो लाइट की कंपोनेंट और हैवी की कंपोनेंट है उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी के दरमियान आपने एस्टिमेट करना है। अब इसमें लाइट क्या है? हेप्टेन और ऑक्टेन, इनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है? 1 और 2.22, यानी कि आपने जो थीटा की वैल्यू एस्टिमेट करनी है ना वो 1 और 2.22 के दरमियान होगी। तो अब ये एस्टिमेशन का खेल है, तो इसमें फिर आप एस्टिमेट करेंगे, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि थीटा जब 1.17 होता है ना तो इसकी वैल्यू तकरीबन 0.024 हो जाती है। तो हम थीटा को 1.17 ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहीं पे आप देखेंगे जो एक्सेल है उसकी कितनी वो आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने अपने स्किल सेट को बढ़ाना है, स्किल्स की मांग है ज़्यादा, डिग्री से या CGPAs वगैरह वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है। अब आप देखें कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ कि एक्सेल पे हम कितनी आसानी से ये कर सकते हैं, बल्कि खुद उसमें एक फीचर है जिससे सेकंड्स में आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, सो अब लेट से हमने ये प्रोग्राम बना लिया कि XF, अब यहाँ पे XF क्या है, 0.4 है हेक्सेन का। अच्छा, हेक्सेन 0.4 है और हेप्टेन है 0.35 और ऑक्टेन है 0.25। ठीक है, और ये मैंने अल्फा की वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब थीटा जो है वो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। मुझे पता है कि ये जो ये देखेंगे मैंने फार्मूला पुट कर दिया है, यानी कि ये वही वाला ये फार्मूला है। आपने ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने पुट कर दिया। अब मैंने थीटा की कुछ ऐसे वैल्यू निकालनी है कि ये जो वैल्यू हो वो 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि q 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ पे एक तो एस्टिमेशन भी आसानी से कर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे जरा आसान ये है कि 1 और 2.2 के दरमियान है, तो मैं 2 कर लेता हूँ। ओ 4.82। अच्छा, 1.7 करता हूँ तो कम हो गई जरा, यानी कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मुझे और कम करनी है, 1.5 करता हूँ, 1.4 से और कम हो गई। चले 1.3 करता हूँ, 0.78 और सही हो गई। 1.2 कर देते हैं, 0.23, तो करीब करीब आता जा रहा है। और 1.17 1.15 अगर मैं करता हूँ तो वही तकरीबन आ गई 0.0। ठीक है, तो एक तो ये है। लेकिन इसमें एक्सेल में ये है कि अब यहाँ पे तो हमारे पास थी ना एक रेंज दी हुई थी, 1 और 2.2 के दरमियान ही लाई करेगा। लेकिन लेट से अगर हमारे पास बहुत आपको आगे कहीं कंपनी इंडस्ट्री कहीं भी किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं और बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, तो और एस्टिमेशन भी नहीं दी हुई होती, कोई रेंज भी नहीं होती, तो फिर इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बड़ा एक जबरदस्त टूल है गोल सीक का। आप गोल सीक से इजीली विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं कि इसको थीटा को क्या वैल्यू दें कि ये वैल्यू 0 हो जाए। अल्फा समेशन अल्फा XF ओवर अल्फा माइनस 1 की। देखें गोल सीक में मैंने सेट सेल टू वैल्यू, इसको मैंने सेट करना है 0 पे, और किसको चेंज करना है, थीटा को। ठीक है, तो थीटा को चेंज करूं मैं और इसको, ताकि ये 0 पे हो जाए, D7 जो भी सेल है। ओके, कैलकुलेट किया इसने, 1.17 निकाल लिया। तो देखें ये कितना आसान। अब अगर लेट से वो भाई चेंज हो जाती है, XF की वैल्यू अगर हो जाती है 0.6, ये हो जाती है 0.3 और ये हो जाती है 0.1, अब कंपोजिशन ही चेंज हो गई आपके मिक्सचर की। अब अगर 1.17 की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये 1.11 आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो 0 चाहिए। तो अगेन मैं इजीली गोल सीक करता हूं, इसमें मैं सेट सेल दिस वन टू 0 और चेंज करना है इसको 1.06। अगर थीटा की वैल्यू होगी ना अब तब ये 0 हो जाएगा। तो ये है इसका कमाल एक्सेल का। इफ यू नो अबाउट इट देन योर कैलकुलेशंस कैन बिकम सो मच इजियर। तो ये आपसे अच्छा, अब जब हमें थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, देन जस्ट पुट दिस थीटा वैल्यू इन दिस। वी ऑलरेडी नो अबाउट द डिस्टिलेट कंपोजिशन, तो ये डिस्टिलेट की कंपोजिशन इन्होंने पुट की है, थीटा की वैल्यू पुट की, तो आर एम प्लस 1, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद 1.827 आया। सो 1.827 इज इक्वल टू आर एम प्लस 1 एंड आर एम विल बी इक्वल टू 0.827। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो रखनी है 0.827, फिर इससे हम आगे चलेंगे। यानी कि रिफ्लक्स रेशियो जाहिर है मिनिमम तो नहीं हो सकती, उससे ऊपर ही होगी। अच्छा, अब ये एक छोटा सा कि नंबर ऑफ प्लेट्स है टोटल रिफ्लक्स, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। ये हम पहले ही इक्वेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। इफ़ यू रिकॉल, मैं आपको ज़रा ये इक्वेशन दिखा देता हूँ पहले। ये देखें, ये इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ ली थी, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। बस
फर्क यहाँ पे ये होगा कि आपके पास जो ए और बी है ना, अब फॉर मल्टी कंपोनेंट्स दे विल बिकम द लाइट की एंड द हैवी की कंपोनेंट्स. सो ये देखें, अब यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन, इसी पूरी स्टेटमेंट में. उन्होंने कहा है कि सॉल्व आप करें उसी एग्जांपल को फॉर द सेपरेशन ऑफ हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन एज इन एग्जांपल 11.16, डिटरमिन द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स रिक्वायर्ड. तो n+1 इज इक्वल टू माइनस लॉग. अब a इज द लाइट की कंपोनेंट, आई थिंक A being the light key component and B the heavy key component. तो लाइट की कंपोनेंट है आपके पास हेप्टेन और हैवी की है ऑक्टेन. तो यहाँ पे आप देखें 0.0, ये गलती इनसे हो गई है, 0.0 नहीं 0.453 है, क्योंकि ये देखें 0.453 है हेप्टेन का बीइंग द लाइट की कंपोनेंट. तो हेप्टेन ओवर बी के है हैवी की कंपोनेंट ऑक्टेन 0.013. सो 0.453 over 0.013 multiplied by 0.96, the heavy key component over the light key component 0.04 divided by minus log 2.22, क्योंकि ये light की और heavy की का सिर्फ हमने relative volatility लेनी है. So that will be equal to 7.5 and मतलब 8.5 और n is equal to 8.5 minus 1 7.5. तो हम कह सकते हैं 8 हैं number of theoretical plates required at minimum reflux ratio. Oh, sorry, number of theoretical plates required at total reflux.